नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूर्व उपराष्ट्रपति क्षमा कीजिएगा, जगदीप धनखड़, उनके इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उसका पूरा का पूरा शेड्यूल चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। जब कोई भी शेड्यूल जारी हो जाता है तो ये मान लीजिए कि प्रक्रिया का आरंभ हो चुका है। धनखड़ के इस्तीफे ने दरअसल मोदी का काम सेट कर दिया। मोदी जी का पूरा काम सेट कर दिया। आज यही इस चर्चा में हम समझेंगे। अब मोदी से पहले क्या भागवत की कुर्सी चली जाएगी? क्या मोदी को लेकर के 17 सितंबर 2025 की तारीख, जिस पर सबकी नजर थी, उस 17 सितंबर 2025 की तारीख को मोदी जी ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, उस संकट को टाल दिया है, सिर्फ धनखड़ के इस्तीफे के पीछे खड़े होकर के। इन सवालों पर चर्चा के लिए भाव को ले आइए फटाफट स्क्रीन। स्वागत है भाव। खबरें कल से ही हैं, पूरे शेड्यूल पर चर्चा हो रही है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जो अब कहीं कहीं एनालिटिकल लगने लगी है। बीजेपी अभी नहीं करेगी नए अध्यक्ष का ऐलान, उपराष्ट्रपति चुनाव बन गया देरी की वजह। हालांकि ये जो लिखा है ये भी खबर नहीं है, खबर इसके भीतर है। अगला जरा शेड्यूल दिखाइए उपराष्ट्रपति के चुनाव का। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा शेड्यूल है और 9 सितंबर को ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 9 सितंबर को खत्म होगी। इसमें 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी चुनावी प्रक्रिया का आधिकारिक रूप से ये आरंभ होगा। सूत्रों के हवाले से नहीं होगा, बाकायदे चुनाव आयोग के हवाले से। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन का की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन के जांच की तारीख 22 अगस्त है। विड्रॉल मतलब नामांकन वापस लेने की 25 तारीख है आखिरी तारीख। डेट ऑन विच ए पोल सेल इफ नेसेसरी बी टेकन, अगर जरूरत पड़ी यानी कोई प्रत्याशी आया एनडीए प्रत्याशी के सामने, निर्विरोध मामला नहीं हुआ, तो 9 सितंबर को ये जो है मतदान होगा, चुनाव करवाया जाएगा। और पोल्स के घंटे 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक मतदान होगा। डेट ऑन विच काउंटिंग इफ रिक्वायर्ड शैल बी टेकन, और अगर जरूरत पड़ी मतलब मतदान हुआ तो 9 सितंबर 2025 को ही गिनती की जाएगी। अब आप समझिए कि 9 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कहें या निर्वाचन कहें, जो भी हो, भाजपा के भीतर का मामला है, वो टल गया। 9 सितंबर के बाद जैसे ही ये खत्म होगा, तत्काल बिहार चुनाव के जो है का नोटिफिकेशन आने का वक्त हो जाएगा। आगे पीछे 2-4 दिन में आ जाएगा। फिर बिहार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर टल जाएगा अध्यक्ष पद का चुनाव कहें या चयन कहें, जो भी। यानी 2026 में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता नहीं दिख रहा। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में, बस खाली उसके बाद भाव के पास चलेंगे। 2023 से इंतजार कि नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। 24 में एक्सटेंशन मिला, लोकसभा चुनाव के पहले की लोकसभा चुनाव के बाद जो है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा। 4 जून को नतीजे आ गए और सबसे पहला जो काम जिस पर संघ भी जोर देना शुरू किया कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का अब चयन हो जाना चाहिए, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। कहा गया कि चुनाव हो जाए हरियाणा के, उसके बाद हरियाणा का चुनाव है, बिल्कुल पास में हरियाणा का चुनाव है, अभी उस पर ध्यान देना जरूरी है। हरियाणा के चुनाव हो गए। हरियाणा के चुनाव के बाद कहा गया कि अब भाई तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये 2024 की बात। कहा गया कि अब महाराष्ट्र के चुनाव बिल्कुल सामने आ गए हैं, तो महाराष्ट्र के चुनाव पर ध्यान देना जरूरी है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हम लोग उलझेंगे तो वहां पर रणनीतिक रूप से कमजोर हो जाए। महाराष्ट्र का चुनाव निपट गया, मतलब झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सब हो गया। महाराष्ट्र के चुनाव निपटते ही कहा गया अब तो बहुत हो गया भाई, संघ ने भी दबाव बढ़ाया, अब बहुत हो गया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहा दिल्ली का चुनाव सर पे है भैया, दिल्ली का चुनाव सर पे है, दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाए तो।
दिल्ली चुनाव खत्म हो गया। फिर कहा गया कि अब तो वो जो है महीना चल रहा है जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब 14 अधिक जनवरी बीतने दो। अधिक मास। हाँ, अधिमास चल रहा है, तो 14 जनवरी आए तो अच्छे दिन शुरू हो जाए मकर संक्रांति से, तब ये काम होगा। मकर संक्रांति बीत गई, जनवरी बीत गई, फिर हुआ होली। होली के वक्त करेंगे, होली बीत गई। होली बीतने के बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हो गया अप्रैल में, और फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और उसके बाद अमेरिका से उलझे पड़े हैं, रोज अमेरिका ट्रंप का दबाव है, ट्रेड डील का दबाव है। इसी बीच में उपराष्ट्रपति धनखड़, अब ये कहा गया अब नहीं बर्दाश्त होगा, बिल्कुल अब प्रेशर बिल्कुल फटने के कगार पर कि कुकर फट जाएगा। तो कुकर फटने से बचाने के लिए कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, तो कुकर फटने ही वाला था, तो सेफ्टी वाल्व उससे पहले उड़ गया, और उस सेफ्टी वाल्व का नाम था जगदीप धनखड़। कुकर फिर बच गया, सेफ्टी वाल्व उड़ा, कुकर फिर बच गया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया। अब कहा जा रहा है कि फ्लोर मैनेजमेंट करना है। जैसे ही ये हो जाएगा फिर बिहार का चुनाव आ जाएगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कहानी बहुत हमने बता दी, अब चलते हैं भाऊ के पास, क्योंकि फिर नागपुर से दिल्ली का तार भाऊ से बेहतर नहीं जोड़ पाएगा कोई। भाऊ, देखिए आशीष, भागवत इस्तीफा दे दें फ्लोर अब। फ्लोर मैनेजमेंट जो है हाँ, ये मजाक है। हाँ, जब आप धारा 370 और 35A के लिए राज्यसभा से बिल लोकसभा में लाते हैं, हाँ, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव निकालना आपके लिए बहुत आसान है। वो तो मैनेज्ड है, मेजोरिटी है सरकार के पास। सरकार के पास कोई ऐसा नहीं है कि जो सरकार छोड़ के जा रहा है, लेकिन आपको कारण चाहिए पुश करने की। और जो मुझे लगता है, मेरा जो आकलन है, मुझे जो जितना मैं संघ को समझ पाया हूं या इन दोनों गुजरातियों को समझ पा रहा हूं, संघ ने अपने तरफ से क्या होना चाहिए ये बड़ा क्लियर कट गाइडलाइंस के साथ बताया था। जो संघ को चाहिए वो गुजरातियों के गले नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि संघ को संगठन ताकतवर चाहिए, या संगठन और सत्ता दोनों एक ही आदमी के हाथ में है, अमित शाह जी के। फिर संघ ने बीच में कहा कि चलो ठीक है 75 साल हो जाएंगे तो फिर रिटायरमेंट ले लो। तो 75 साल तो अभी हो रहे हैं, सितंबर में। अब मुझे लगता है कि पहलगाम के बाद बोला गया था कि पहलगाम हो गया इसलिए चुनाव नहीं करवा सकते अध्यक्ष का, लेकिन बिहार का चुनाव की रैली हो सकती है, बीजेपी के अध्यक्ष की बातचीत नहीं हो सकती। फिर कहा गया, बीच में एक टेक्निकल पॉइंट निकाला गया कि भाई 19 राज्यों के कम से कम अध्यक्ष चाहिए, उसके बदल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो नहीं सकते। अब 19 राज्य के अध्यक्ष इतने खींचे, फिर उनके ही गले में आ गई, तो एक एक दिन में 5-5 अध्यक्ष घोषित हुए। अब 22 राज्यों के अध्यक्ष हो गए। अब तो वो भी नहीं हुआ है। अब बिहार अभी कर क्या रहे हैं? जब से लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव ने संघ ने थोड़ी करवट ले ली, तो ये 240 पे आ गए। टेक्निकली 180 पे, एडीआर के अनुसार 60 सीटें मशीन की है, तो 240 पे आ गए। तो अब ये हरियाणा में एक बार आप साथ दे दो, उसके बाद तो जो आप बोलोगे वही होने वाला है, अध्यक्ष आप ही का करेंगे। अब महाराष्ट्र में साथ दीजिए, अब दिल्ली में साथ दीजिए। सारे चुनाव में संघ से काम करवाया और अभी तक अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ। संघ भी समझ रहा है इस बातों को। जब संघ ने 75 साल बाद का क्लॉज उकेरा, तो तुरंत उधर से वो हमलावरों को इशारा हो गया। उन्होंने कहा भागवत जी का भी भाई 75 साल पूरे हो रहे, 6 दिन पहले हो रहे। या 6 दिन पहले प्रधानमंत्री के हो रहे, उसके बाद भागवत के हो रहे, जो भी नहीं 6 दिन का डिफरेंस। 11 सितंबर को भागवत के हो जाएंगे 75 साल, हाँ, और 17 सितंबर को मोदी के हो जाएंगे। भागवत 6 दिन बड़े हैं मोदी। बिल्कुल 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 ठीक है। लेकिन अब क्या है आशीष, संघ ने कभी 75 साल का बैरोमीटर नहीं रखा। हाँ, संघ में संघ चालक की सत्ता में मतलब उस पोस्ट पे रहने की कोई
समय सीमा नहीं, उम्र सीमा नहीं। जब संघ चालक कोई सरसंघ चालक को ये लगता है कि वो थक गए हैं, फिजिकली थक गए हैं, अब वो ड्यूटी पूरी नहीं, मैंने अपने उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे पद के साथ, तो वो स्वयं नया सरसंघ चालक नियुक्त करके निवृत्त ले लेते हैं। ये वहां की परिपाटी है। संघ कोई पॉलिटिकल राजनीतिक दल नहीं। लेकिन बीजेपी में आपने क्या कहा, 75 साल के नाम पे आपने आडवाणी जी को घर बिठा दिया, आपने यशवंत सिन्हा को घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया, आदरणीय सुमित्रा ताई जी को घर बिठा दिया, आपने येदुरप्पा को मंत्री पद से हटा दिया। ये परंपरा आपके यहाँ है, बीजेपी उसी का पालन करे। संघ और बीजेपी कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है भाई। घर का मुखिया जो होता है वो कौन होता है? पिता होता है। जब तक पिता की मृत्यु नहीं होती तो अपने यहाँ जो पगड़ी होती है वो क्या होती है कि पिता की मृत्यु हो गई, अब पगड़ी आपके सर पे आ गई, इसका मतलब आप मुखिया हो गए घर के। लेकिन यदि वही लड़का किसी बैंक में नौकरी कर रहा है तो उम्र पे रिटायर्ड हो जाता है। रिटायर्ड होने के बाद भी घर में मुखिया नहीं बन पाता हो क्योंकि पिता जीवित होते। तो संघ और बीजेपी का ऐसा ही कुछ संबंध है। संघ बाप है, बीजेपी बेटा, बीजेपी में बीजेपी है। तो वहां नौकरी करने वाले रिटायरमेंट की उम्र है, आप ही ने तय की 75 साल। आपने कईयों को रिटायर करवा दिया। अब अपनी बारी आई तो क्या कहोगे? तो क्या सुमित्रा महाजन रसम पकड़ी कर देंगे? रसम पकड़ी कर देंगे? तो अब मेरा ये कहना है कि क्या सुमित्रा महाजन जी, ताई अभी भी चुनाव लड़के, ताई अभी भी ताई से अभी आप मिलके आइए तो ताई अभी भी बिरला से अच्छा हाउस चला के दिखाएगी। वो तो 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी ताई एक्टिव है, यशवंत सिन्हा अभी भी एक्टिव है। लेकिन इनको आप जबरिया रिटायर कर दिया आपने इनको 75 बोल के। अब 75 आप पे आ गए तो आप बोलते ऐसा संविधान में नहीं है बीजेपी के। हाँ। है ना? तो फिर तब कहा था संविधान में आडवाणी जी के समय, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनने देते, क्या जाता आपका? तो मुझे लगता है कि ये अध्यक्ष का जो पद है ये प्रधानमंत्री जी के 75 साल पूरे होने तक खींचा जाएगा, तब तक अध्यक्ष तय नहीं होगा। और उस समय हो सकता है संघ से डील करें ये लोग कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अपना बनाइए, मतलब आपको जो सूट होता है या आप जिसको चाहते हो। प्रधानमंत्री जी को 2029 तक प्रधानमंत्री रहने दीजिए, अभी मत निकालिए। ये क्योंकि वो बार्गेन करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए आगे आगे कर रहे हैं। बाकी तो सब कारण है। मतलब कल यदि नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल में बरसात हुई या मुंबई में बहुत बादल फट गए और मुंबई पानी के नीचे आई, उसके लिए भी 1 महीना खींच सकते कि मुंबई में पानी कितना घुस गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 1 साल, एक महीना नहीं, बिल्कुल मुंबई का इशू है, बॉम्बे इशू बड़ा है। अभी ट्रेड डील होनी है, अमेरिका से हम लड़ रहे हैं, अध्यक्ष को लेके बैठे, ट्रेड डील भी हो गई। अब दिवाली का त्योहार है भाई, सब लोग कैडर त्योहार में लगी हुई। अब दिवाली खत्म होनी, अब बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव खत्म होने पे बंगाल की तैयारी कर रहे हैं, तमिलनाडु की तैयारी कर रहे हैं। 2026 में चुनाव है, वहां पे अध्यक्ष बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको अध्यक्ष न बनाने के लिए 1 करोड़ कारण है,
न बनाने के लिए, और अच्छा अध्यक्ष बनाने के लिए आपके पास संघ का मैंडेट नहीं। ये अध्यक्ष बदलने का जो खतरा है भाऊ, वो समझना, क्या क्या ऐसा तो नहीं कि अध्यक्ष बदलने से या नया अध्यक्ष लाने से इसलिए डर रहे हैं कि अगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, संघ ने ठान ली कि भाई अध्यक्ष का हमारा ही चाहिए, अध्यक्ष आपका नहीं चलेगा, हमारा चाहिए, और मोदी के 75 साल के पूरा होने के पहले नया अध्यक्ष आ जाए। नया अध्यक्ष आ गया और संसदीय बोर्ड बदल दिया उसने, संसदीय बोर्ड की बैठक में नहीं, ये नया प्रस्ताव आ नया जाए। नया मुझे नया अध्यक्ष जो आएगा वो रबर स्टैंप नहीं होगा, हाँ, वो संघ का रबर स्टैंप होगा। वो भी रबर स्टैंप ही होगा, लेकिन वो संघ का रबर स्टैंप होगा। हाँ, फिर आज मुझे बताइए, आज अमित शाह गृह मंत्री है, संगठन में क्या है? पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ भी है, पूर्व अध्यक्ष तो नितिन गडकरी भी है। हाँ, हाँ, लेकिन सब कुछ आज अमित शाह क्यों है? क्योंकि जेपी नड्डा जी जो है वो रबर स्टैंप जैसे है अमित शाह हाँ, के लिए। शाह के रबर स्टैंप, हाँ, तो सबको पता है कि अमित शाह जो बोलेंगे वही होगा। जिस दिन संघ का अध्यक्ष आएगा, फिर वो संघ की बात सुनेगा, वो नागपुर से आदेश लेगा। फिर अमित शाह कोई मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाएंगे, अमित शाह टिकट नहीं तय कर पाएंगे, अमित शाह पार्लियामेंट्री बोर्ड में होंगे कि भी नहीं होंगे, ये भी डाउट है। ये भी डाउट है, हाँ। भाई, जब नितिन गडकरी को आप उठा के फेंक सकते हो, तो फिर अमित शाह को आने वाला अध्यक्ष उठा के फेंक देंगे तो क्या बुरा है? हाँ, ऐसा थोड़ी कि अध्यक्ष को आपने ही शुरू किया, नितिन हाँ, गडकरी अध्यक्ष थे, आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया, तो आप भी अध्यक्ष हुआ करते थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आपको भी बाहर कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? जब आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं होंगे, जब आप टिकट तय नहीं करोगे, फिर संगठन ये तय करेगा कि भाई मंत्री कौन बनेगा बीजेपी से केंद्र में। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय आएंगे बीजेपी के, तो उन्हें अध्यक्ष को नमस्ते करनी पड़ेगी। हाँ, अध्यक्ष हाथ लेके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये डीएनए रहा है कि संगठन सबसे ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण रहा है। संगठन सत्ता के आगे झुकता नहीं था। अटल जी जैसे सत्ता पार्टी में सत्ता थी, क्योंकि संगठन ने सत्ता सौंपी थी पार्टी के हाथ, आप नेताओं के हाथ। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलेंगे। ये जो अभी गणेश परिक्रमा के नाम से लोग जो अमित शाह जी की परिक्रमा करते, पावर सेंटर ही बदल जाएगा दिल्ली का। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये सूट होता है, जो भी को बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री हूं, चल रहा है देश, वो अध्यक्ष जी के साथ पैचअप कर लेंगे। क्योंकि मोदी जी ने हमेशा, मोदी जी का पूरा राजनीतिक करियर देख लीजिए आप, आई मी और माय वे, ये मोदी जी के जीवन का सूत्र रहा है। मैं और मैं, बाकी आना जाना है लोगों का। एक जमाने में जब आनंदीबेन पटेल मोदी जी के बिल्कुल राइट हैंड माने जाते थे, अब आनंदीबेन की बेटी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड होती है, अनार के ऊपर, मोदी जी देखते रह जाते हैं। अनिल अंबानी को साथ में ले जाके राइफल का डील दिलवाया, आज अनिल अंबानी पे ऊपर लुकआउट का नोटिस है। हाँ, मतलब वो चोर उचक्के जैसा काम मामला हो गया। हाँ, कहीं भगोड़ा नहीं हो जाए इसलिए। हाँ, तो क्या मोदी जी अपने लोगों को बचा पा रहे? नहीं, दयनीय स्थिति। ऐसे में मोदी जी के लिए भी विन विन पोजीशन है संघ का अध्यक्ष, मैं बता दूं आपको। लेकिन विन विन तो है भाव, लेकिन क्या शाह ऐसे सरेंडर कर देंगे? शाह भी सरेंडर करने वाले नहीं लग रहे। अध्यक्ष का चुनाव वही आदमी करवा रहा है।
मैंने क्या कहा, शाह और मतलब ये शाह वर्सेस भागवत, ये लड़ाई है। हाँ, लेकिन इसमें इसमें क्या एक सवाल और है, शाह वर्सेस भागवत की लड़ाई है, लेकिन क्या शाह की नजर भागवत से लड़ने के लिए मोदी की तरफ है कि मोदी खेल न कर पाए? क्योंकि असली शाह को भागवत के बारे में देखिए, कोई संदेह नहीं, भागवत तो अपना संघ चला रहा है, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। अमित शाह जी की अनिवार्यता है हाँ, कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री रहते से ही अमित जी के पास अनलिमिटेड पावर आते हैं। या तो वो स्वयं प्रधानमंत्री बने या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखें। कोई और प्रधानमंत्री भी आ जाता है या कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाता है जो उनका नहीं, तो फिर इसमें सबसे ज्यादा दुर्गति जो होगी वो अमित शाह जी। भाई, ये तो 3 टर्म रह चुके प्राइम मिनिस्टर, उम्र भी हो गई है। ग्रेसफुल रिटायरमेंट लेने में क्या होगा? ग्रेसफुल रिटायरमेंट ले लेंगे। अमित शाह ग्रेसफुल रिटायरमेंट लेने के मूड में नहीं है। वो एक बार प्रधानमंत्री के चेयर में बैठना चाहते हैं कैसे भी। और संघ को डर है, जिस अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को भी कंट्रोल कर लिया, कल वो संघ को भी पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लेंगे। एक एक झटका लगता है, रात को ईडी की रेड होगी संघ कार्यालय पर, मोहन भागवत जी उठाए जाएंगे, नरेशन होगा कि संघ के नाम पे बहुत सारा गलत काम हो रहा था, गुरु गोलवलकर जी की तपस्या भंग हो रही थी, उन्हें जो अच्छे काम किए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। इसलिए संघ के साथ जो डेडिकेटेड है, जो संघ को राष्ट्र निर्माण की संस्था मानते हैं, संस्था बचाने के लिए यह काम करना पड़ा। अब वाकई गुरु गोलवलकर जी के प्रश्न पद चिन्हों पे चलने वाले सुरेश सोनी को नया संघ चालक बनाया जाता है। वो अपनी बॉडी बनाएंगे, यहाँ पे संघ भी अपना, सत्ता भी अपनी, संगठन भी अपना, और चले चलो। लेकिन आप फिर मुझे वही बताइए, आप मुझे बताइए, जो शिवसेना 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे मंत्री पद का मलाई खा रहा था कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री, सरकार में, अच्छा नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए तुरंत उसने कह दिया कि बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अरे 2.5 साल तक तू उधर सत्ता खा रहा था, तू 2.5 साल तुझे समझ में नहीं आया? कॉम्प्रोमाइज कर रहा था तू, 2.5 साल तक सत्ता का मक्खन खा रहा था, तब तुझे समझ में नहीं आ रहा? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के खंदा से खंदा लगा के तू सरकार चला रहा था, तब तुझे नहीं लगा? फिर ईडी आई ये सब समझा। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है, ये सब कहने की बातें होती है। क्योंकि अब कई लोग, कई अंधभक्त भी कहेंगे भाई एक्सट्रीम अपने आप को क्या समझता है कि संघ पे कोई हाथ डाल सकता है क्या? अरे बाबा, कुछ भी हो सकता है। जिस देश में हिरेन पांड्या भी हुए, लोया भी हुए, क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। चलिए खैर, ये देखते हैं अभी होता क्या क्या है। लेकिन अब तक सब जगह पर उथल पुथल मचाने वाली ये जुगल जोड़ी मोदी और शाह, ये अब आपस में ही अस्तित्व की लड़ाई अगर आपस में इनकी ठन जाए तो फिर मामला तो गंभीर होता है। और मतलब देखने का भी होता है ये मामला कि इसको बड़े गौर से देखा जाए। तो देखने का काम हम कर रहे हैं, जो देखेंगे वो आप तक लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए, अमित शाह इतने आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं नहीं, हैं। मैंने मोदी क्या जी के कहा, सारे तकलीफ पूरे, हाँ। इतना इजी होता तो संघ कब का अध्यक्ष बना चुके होते अपने आदमी। असली बात यह है कि संघ अभी भी वेट एंड वॉच में है। इसका मतलब इधर का पलड़ा बहुत भारी है। एक बार ये भी चर्चा हो गई थी कि मोदी जी ने सम्मानजनक विदाई के लिए एक समझौता कर लिया है, लेकिन
ये अमित शाह का प्रताप है कि मोदी जी को वापस आना पड़ गया फिर अमित शाह की तरफ ही। ये अमित शाह का प्रताप है, और ये प्रताप अनिल अंबानी से लेकर के और तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर ये प्रताप अमित शाह जी के साथ एक जो बहुत ऑब्वियसली कोई भी बता सकता है, जो उनको उनके पॉलिटिकल ग्राफ या उनको जो जानता है, मैं तो बहुत नजदीक से वो जिनके मतलब जिनके साथ बिजनेस करते थे वो लोगों को भी मैं जानता हूँ। अमित शाह उधार नहीं रखते आशीष जी। अमित शाह उधार नहीं रखते किसी का, और पूर्ण ब्याज के साथ वापसी करते हैं। और रिस्क टेकिंग में आज के डेट में भारतीय राजनीति में उनका कोई सानी नहीं। वो किस भी हद तक जाके रिस्क ले सकते हैं। इसलिए अमित शाह है। वो गुजरात से मात्र 25-26 एमएलए आते हैं, एमपीज आते हैं, 26 का, लेकिन 26 के भरोसे पूरे देश पे राज करता है वो आदमी। अपना खौफ बना के रखना ये वही कर सकता है जिसके साथ रिस्क टेकिंग एलिमेंट। हर आदमी डरता है उनसे, अरे बाप रे ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। He can take any risk and go to any extent. तो दूर रहो। यही डर संघ को भी है, और संघ से ये ज्यादा ये डर, मैं आखिर में इतना कहूंगा, संघ से ज्यादा ये डर मोदी जी को है। मोदी जी, क्योंकि अगर वो हिसाब ब्याज के साथ चुका दिया, कहीं हिसाब बराबर करते भाव ने कहा, और ब्याज के साथ, तो कहीं ब्याज के साथ हिसाब किताब बही खाता खोल करके और ब्याज के साथ चुका दिया। एक प्लस पॉइंट और मैं उनमें देखता हूँ, यदि उनसे कोई गलती हो गई और उनको पता पड़ गया तो रेक्टिफाई करते। हाँ, वो अपनी गलती को जबरदस्ती, अपने रॉन्ग को राइट नहीं बताते, इसीलिए सर्वाइव करते आए। गलतियां इंसान से होती और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, मुंह नहीं छुपाते, सामने जाके बोलते यस आई वाज रॉन्ग, यू आर राइट। एक गट्स होते आदमी, ये है उनके साथ। चलिए, आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग खाली आलोचना करते हैं, नहीं, जब व्यक्तित्व की बात होती है तो उसमें अगर कुछ पॉजिटिव पहलू है तो उसकी भी चर्चा करते हैं। एक बात तो है, देखिए इतने साल से 11 साल से सत्ता पे काबिज है, कुछ तो प्लस पॉइंट होंगे व्यक्तिगत रूप से। देखिए किसी भी चीज का आकलन देश के लिए कैसे है, समाज के लिए कैसे है, खुद के क्या कैसे है, खुद के लिए तो बहुत बेहतरीन है। 25 लोगों के भरोसे, और एक बार शरद पवार जी ने कहा कि 48 के 48 भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हो गए महाराष्ट्र के, तो भी मैं पीएम नहीं बन सकता। 48 में कोई पीएम बनता है क्या? उनने बता दिया 25 में भी बनता है। गट्स चाहिए। चलिए, ये गट्स कितनी मुश्किल बढ़ाएगा संघ, कितनी मुश्किल संघ के लिए बढ़ाएगा, और संघ के साथ मोदी के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि मोदी और शाह में अंतर जो है, बड़ा अंतर। शाह फ्रंट की लड़ाई लड़ते हैं, शाह रिस्क कहीं तक ले लेते हैं, और मोदी जी हमेशा सेफ खेलते हैं और पर्दे के पीछे खेलते हैं। मोदी जी की लड़ाई अभी तक शाह खेलते आ रहे हैं। हाँ, मोदी की लड़ाई शाह ने लड़ी है, लेकिन मोदी जी का प्रॉब्लम है कि अब मोदी जी की लड़ाई उनके सेनापति से। हाँ, और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो पर्दे के पीछे सेनापति को भी, अगर अपने खुद को सेफ रखना है तो सेनापति को भी कुर्बान करने में नहीं चूकेंगे, और सेनापति ये बात जानता है, सेनापति ये बात जानता है। तो इस लड़ाई में इसीलिए थोड़ा सा मामला रोचक हो गया है। इजाजत दीजिए हमें, इस लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।